नमस्कार दोस्तों, पब्लिक फाइनेंस एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कर से संबंधित विभिन्न जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं हल करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज वाज परपाउंडेड बाई, अर्थात यह जो नियम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ए मस्ग्रेव, बी कोलिन क्लार्क, सी एडम स्मिथ और डी एडोल्फ वेगनर। तो ये जो सिद्धांत है द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी है ये प्रतिपादन किया गया था एडोल्फ वेगनर। एडोल्फ वेगनर एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे और उनके द्वारा ये जो सिद्धांत है वो दिया गया था 1863 में। और उनके अनुसार उनका मानना था कि जो स्टेट एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, अर्थात गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो उस स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ की तुलना में तीव्र गति से बढ़ता है, उसे ही लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एडोल्फ वेगनर है। सेकंड क्वेश्चन है, इन प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम द रेट्स ऑफ टैक्स रिमेन, कि आनुपातिक जो कर प्रणाली है उसमें जो कर की दर है वो किस प्रकार की होती है या कैसी रहती है। ए कांस्टेंट, बी इंक्रीजिंग, सी डिक्रीजिंग और डी जीरो। कांस्टेंट अर्थात स्थिर रहती है, इंक्रीजिंग अर्थात बढ़ती हुई होती है, सी डिक्रीजिंग घटती हुई होती है और डी जीरो। तो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम के अंतर्गत जो टैक्स की जो दर होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे 1000 रुपये पर भी 10% रहेगी और 1 लाख पर भी 10% ही रहेगी, तो उसको प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम कहा जाता है। तो जो राइट आंसर है इसके अंतर्गत ए कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर टैक्स फॉर इंडिया वाज रिकमेंडेड बाई, अर्थात जो व्यय कर है वो भारत में किसके द्वारा रिकमेंडेड किया गया था। ए काल्डर के द्वारा, बी कोलिन क्लार्क, सी एडम स्मिथ और डी एडोल्फ वेगनर के द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है वो काल्डर के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ए काल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉरपोरेट इनकम टैक्स इज द टैक्स लेविड ऑन, अर्थात जो कॉरपोरेट इनकम टैक्स है वो किस पर लगाया जाता है। ए कॉरपोरेशंस, बी म्यूनिसिपैलिटीज, सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड डी कंपनीज। तो ये जो कॉरपोरेट इनकम टैक्स होता है ये जो लगाया जाता है वो कंपनीज पे लगाया जाता है। कंपनी की जो नेट इनकम प्रॉफिट जो होता है उस पर ये कर लगाया जाता है। वर्तमान में 22% है और ये 1961 में से शुरू किया गया था चलैया समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर। तो ये कंपनीज पे लगाया जाता है, उसके प्रॉफिट्स पे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पब्लिक गुड, बी मेरिट गुड, सी क्लब गुड और डी सोशल गुड। एजुकेशन अर्थात शिक्षा किसका उदाहरण है, क्या सार्वजनिक वस्तु का है या मेरिट वस्तु का है या क्लब वस्तु का है या सामाजिक वस्तु का है। तो इसमें एजुकेशन है वो मेरिट गुड का है। मेरिट गुड का जो कंसेप्ट है 1957 के अंदर आर.ए. मस्ग्रेव के द्वारा दिया गया था। मेरिट गुड उन वस्तुओं को कहा जाता है जो किसी वर्ग विशेष के लिए आवश्यक होती है और बजट के द्वारा उस वस्तु विशेष के लिए व्यवस्था की जाती है, तो उसे मेरिट गुड कहा जाता है। मेरिट गुड के अंदर एजुकेशन, हेल्थ मुख्य रूप से शामिल होते हैं। इसके अलावा अल्प आय वर्ग के लिए आवास की जो व्यवस्था होती है वो भी इसमें शामिल होता है, या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है वो भी इसमें शामिल होती है। तो मेरिट गुड्स यस इनको वो एजुकेशन है वो इसमें मेरिट गुड का एग्जाम्पल है, हेल्थ भी इसी का एग्जाम्पल है। इसलिए एजुकेशन और हेल्थ को 12वें वित्त आयोग ने इनको ट्विन मेरिट्स कहा है, अर्थात जुड़वा वस्तु कहा है। और पी चिदम्बरम ने
2008-9 की जो बजट है उस बजट में एजुकेशन और जो हेल्थ है इन दोनों को जो उन्होंने कहा है ट्विन पिलर्स का है, अर्थात ये सामाजिक क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माना है उन्होंने। तो राइट आंसर इज बी, मेरिट गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडम स्मिथ्स कैनन ऑफ टैक्सेशन, अर्थात इनमें से एडम स्मिथ का जो टैक्स से संबंधित जो सिद्धांत है वो इसमें कौन सा है, वो हमें इसमें बताना है। ए प्रोडक्टिविटी, बी सर्टेनिटी, सी फ्लेक्सिबिलिटी और डी स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले कि एडम स्मिथ के द्वारा जो टैक्सेशन से संबंधित जो सिद्धांत दिए थे वो 4 सिद्धांत थे। पहला उनका इक्विटी से संबंधित था, सेकंड उनका सर्टेनिटी से संबंधित था, और थर्ड उनका कॉन्वीनियंस से संबंधित, और फोर्थ इकोनॉमी से रिलेटेड था। तो 4 सिद्धांत इसमें दिए गए थे। तो उनमें से जो सिद्धांत है सर्टेनिटी का है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा बी, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी से जो तात्पर्य है कि टाइम ऑफ पेमेंट, अर्थात टैक्स पे करने का जो टाइम है वो पहले से क्लियर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा द मैनर ऑफ पेमेंट है वो भी इसमें क्लियर होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त क्वांटिटी ऑफ टू बी पेड, अर्थात क्वांटिटी जो कर की जो अमाउंट कितनी पे करनी है वो भी पहले से निश्चित होनी चाहिए, अर्थात क्लियर होनी चाहिए फॉर एवरी पर्सन, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये स्पष्ट होना चाहिए। तो इससे होगा ये है कि जो कर की जो लागत है वो कम हो जाएगी, और कर की लागत कम होने से सरकार के पास से वो रेवेन्यू अधिक अर्जित होगा, और रेवेन्यू अधिक अर्जित होने से जो कल्याण है वो क्या होगा, बढ़ेगा, अर्थात कर की लागत में कमी होने से कल्याण में वृद्धि होगी, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। तो राइट आंसर सर्टेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर नॉन एज, प्लान ग्रांट्स कि इनमें से कौन सी जो ग्रांट्स है या अनुदान है वो वित्त आयोग के द्वारा है, फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, अर्थात सिफारिश की जाती है। प्लान ग्रांट्स, बी कंडीशनल ग्रांट्स, सी स्टेटूटरी ग्रांट्स, और डी नॉन ऑफ द एबो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सी है स्टेटूटरी ग्रांट्स, या जिनको वैधानिक अनुदान जिसको कहा जाता है, वो रिकमेंड किया जाता है, फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। स्टेटूटरी ग्रांट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि फाइनेंस कमीशन की जो स्थापना की जाती है या इसका जो गठन किया जाता है वो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। तो संविधान के अंतर्गत होने की वजह से इसको स्टेटूटरी ग्रांट्स भी कहा जाता है। इन ग्रांट्स के अंदर मुख्य रूप से जैसे रेवेन्यू डेफिसिट है के लिए ग्रांट्स दी जाती है, या लोकल बॉडीज़ के लिए जो ग्रांट्स दी जाती है, या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दी जाती है, और कुछ ग्रांट्स ऐसी होती है जो स्पेसिफिक ग्रांट्स जिनको कहा जाता है, जैसे न्यूट्रिशन के लिए है, हेल्थ के लिए है, प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, रेलवेज के लिए है, जुडिशरी के लिए है, इसकी ग्रांट्स वो रिकमेंड की जाती हैं। तो राइट आंसर इज सी, स्टेटूटरी ग्रांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिसिट फाइनेंसिंग इज रिलेटेड टू, डेफिसिट फाइनेंसिंग अर्थात जिसको घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है, यह किससे संबंधित है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या फिस्कल पॉलिसी से संबंधित है, या मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति से संबंधित है, या ट्रेड पॉलिसी व्यापार नीति से, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी औद्योगिक नीति से संबंधित है। तो इसमें जो राइट आंसर है ए, फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति से संबंधित है, क्योंकि राजकोषीय नीति है उसके मुख्य रूप से 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कर होता है, अर्थात टैक्स होता है। सेकंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, सार्वजनिक व्यय होते हैं। तीसरा जो होता है वो ऋण से संबंधित होता है, और चौथा जो होता है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था इसका इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये फिस्कल पॉलिसी से संबंधित है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पब्लिक गुड्स आर, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एक्सक्लूडेबल, पब्लिक गुड्स अर्थात सार्वजनिक वस्तु होती है, वो किस प्रकार की होती है, ए एक्सक्लूडेबल अपवर्जनीय होती है, बी नॉन एक्सक्लूडेबल गैर अपवर्जनीय होती है, सी मार्केटेबल होती है बाजार योग्य होती है, और डी ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी होती है। तो जो पब्लिक गुड्स है वो नॉन एक्सक्लूडेबल होती है,
नॉन एक्सक्लूडेबल या गैर अपर्जनीय कहा जाता है। गैर अपर्जनीय का तात्पर्य ये होता है कि ऐसी वस्तु जिसको आप कीमत चुका करके या कीमत दे करके खरीद नहीं सकते, तो वो पब्लिक गुड्स कहलाती हैं। तो पब्लिक गुड्स में मुख्य रूप से दो उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए। वो एक नॉन एक्सक्लूडेबल होनी चाहिए और सेकंड जो इसकी विशेषता होती है नॉन रिवल होनी चाहिए। नॉन रिवल का तात्पर्य ये होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा उस वस्तु का उपभोग करने से दूसरे व्यक्ति के लिए उपभोग में कमी नहीं आती है, तो वो नॉन रिवल या गैर प्रतिस्पर्धी जिसको कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा है, डिफेंस है। डिफेंस है जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, सीमाओं पर जो सैनिक होते हैं वो देश की रक्षा करते हैं, तो उनको आप कीमत दे करके खरीदा नहीं जा सकता। ऐसी सुरक्षा को उनको कीमत दे करके खरीदा नहीं जा सकता किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल हो गई। और किसी देश के एक व्यक्ति को जो सुरक्षा मिलती है वो दूसरे व्यक्ति को भी सुरक्षा मिलती है, तो एक व्यक्ति के लिए जब वो सुरक्षा मिल रही होती है तो दूसरे व्यक्ति भी उसके उपभोग से वंचित नहीं रहता है, अर्थात उसको भी वह सुरक्षा मिलती है। तो वो नॉन रिवल भी होती है और नॉन एक्सक्लूडेबल भी होती है। तो राइट आंसर इज बी, नॉन एक्सक्लूडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, कि भारत में जो वित्त आयोग है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा, बी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के द्वारा, सी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के द्वारा और डी फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ए प्रेसिडेंट के द्वारा इसका गठन किया जाता है, अपॉइंटेड किया जाता है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। और यदि हम वर्तमान की बात करें तो रिसेंट में जो फाइनेंस कमीशन है वो 15वां वित्त आयोग है, 15th फाइनेंस कमीशन है, जो कि 2017 में गठन किया गया था। और उसके जो चेयरमैन है वो उसमें N.K. सिंह है, अर्थात 15वां जो वित्त आयोग है उसके जो चेयरमैन N.K. सिंह है। नेक्स्ट जो अदर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे उसमें भी हम चर्चा करेंगे। तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष N.K. सिंह है और इस आयोग का जो गठन किया गया था वो 2017 में गठन ही इसका किया गया था। और यह आयोग अपनी फर्स्ट रिपोर्ट दे चुका है जो कि 2020-21 के लिए है, और जो सेकंड जो इसका पार्ट की जो रिपोर्ट आएगी वो 2021 से 26 के लिए आएगी, जो अभी आना है। तो इस प्रकार से जो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि प्राइवेट और जो पब्लिक अर्थात निजी और सार्वजनिक जो व्यय होता है उन दोनों में एक सामान्य जो समानता है वो क्या होती है? ए मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन, बी मिनिमम एक्सपेंडिचर, सी प्रॉफिट मोटिव और डी सोशल वेलफेयर होता है। तो इसमें जो राइट आंसर जो इसमें होगा जो कॉमन है इन दोनों के अंतर्गत किसमें, प्राइवेट और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर में है वो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन होता है, अधिकतम संतुष्टि है वो दोनों के अंदर कॉमन होता है। मिनिमम एक्सपेंडिचर का जो विशेषता जो एक तरह से होती है वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर में होती है, प्रॉफिट जो मोटिव होता है वो प्राइवेट का होता है, और सोशल वेलफेयर होता है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर का होता है। लेकिन जो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन है वो दोनों का ही मोटिव होता है। तो राइट आंसर इज ए मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमोडिटी टैक्स, कि इनमें से कौन सा है वो एक कमोडिटी टैक्स है वो नहीं है? ए एक्साइज ड्यूटी, बी कस्टम ड्यूटीज, सी कॉरपोरेशन टैक्स और डी ऑक्ट्रॉय अर्थात चुंगी कर। तो इनमें से जो एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटीज है, ऑक्ट्रॉय है, ये सभी कमोडिटी से संबंधित है। कॉरपोरेशन जो टैक्स होता है वो कंपनी के प्रॉफिट पर लगाया जाता है, तो इसलिए जो राइट आंसर है वो इसमें सी कॉरपोरेशन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटरी बॉडी, अर्थात इनमें से कौन सी है वो वैधानिक निकाय है। ए फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी स्टेट प्लानिंग बोर्ड और डी नॉन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि जो फाइनेंस कमीशन है वो संविधान के अनुच्छेद 280 के क्लोज फर्स्ट के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है, तो इसलिए ये क्या स्टेटरी बॉडी कहलाती है। शेष में संविधान के अंतर्गत इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो राइट आंसर है वो ए फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए डाल्टन, बी पिगू, सी स्मिथ और डी मस्क्रेव। तो पब्लिक फाइनेंस की यदि फादर की हम बात करते हैं तो इसमें डाल्टन है, और अगर मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस के फादर की यदि हम बात करें तो वहाँ मस्क्रेव राइट आंसर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो डाल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय। ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसका तात्पर्य ये होता है कि विस्थापन प्रभाव है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दो मुख्य रूप से है इसमें, एटी पिकोक एंड जे वाइजमैन के द्वारा ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो हाइपोथेसिस दी गई थी, जिसको शॉर्ट में पिकोक एंड वाइजमैन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। और ये जो है इसमें माना ये गया है कि जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो डेटाज है उनके आधार पर ये एक अनुभविक अध्ययन किया गया था, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई थी और उस आधार पर ये हाइपोथेसिस दी गई थी। और इसमें माना गया था कि युद्ध जैसी जब परिस्थितियाँ होती है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है, बढ़ जाता है। और गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में जनता की जो कर सहन करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। और जब जनता की क्षमता बढ़ जाती है तो जनता ये इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जनता ये सोचती है कि अधिक कर है वो सरकारी व्यय में वृद्धि के लिए क्या है, ज़रूरी है। और जब सामाजिक उथल पुथल की जो स्थिति होती है, जो युद्ध की जो स्थिति होती है, वो जब समाप्त हो जाती है तो वापस उसी ही जो पुरानी जो कर की दर है उस पर लौट आना संभव नहीं होता है। अर्थात एक बार कर की दर बढ़ जाती है तो उसमें कमी करना संभव नहीं होता है। तो ये और इसी प्रकार से जो सार्वजनिक व्यय होता है उसमें भी कमी किया जाना संभव नहीं होता है। तो इसे डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस कहा गया था और ये हाइपोथेसिस एटी पिकोक एंड जे वाइजमैन के द्वारा दी गई थी। तो इसमें राइट आंसर है पिकोक एंड वाइजमैन का जो इसमें आंसर है। धन्यवाद दोस्तों।